अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सिगत बाकर। आज के इस प्रोग्राम में हम मौसम की सूरत हाल के हवाले से जायज़ा लेंगे, क्योंकि मौसम हम ये देख रहे हैं कि बेतरतीब हो रहा है, एक्सट्रीम हो रहा है। नॉर्थ इंडिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों की क्या सूरत हाल हुई वो आपकी नज़रों के सामने रहा। किस तरह की यानी तबाहियाँ हुई, चाहे वो जानी नुकसानात हो, चाहे वो माली नुकसानात हो। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि साउथ में भी, साउथ के इलाक़ों में भी जहाँ मौसम यानी मतदल हुआ करता है, लेकिन यहाँ भी हम ये देख रहे हैं कि एक एक्सट्रीम जैसी सूरत हाल नज़र आ रही है। बिलखुसूस हम रुख करेंगे तेलंगाना का, हम बात करेंगे हैदराबाद शहर की। और हैदराबाद शहर की बात करें और मौसम के हवाले से बात करें तो यकीनन हमको यहाँ की वो तग़यानी जो 1908 में आई थी वो तारीख़ के पन्नों में दर्ज है कि किस तरह के नुकसानात हुए थे और किस तरह की तबाहकुन वो तग़यानी थी। बहरहाल वो 1908 का वक्त था, लेकिन ये 2025 का वक्त है। बहुत सारी तब्दीलियाँ रोनुमा हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि जो गुज़िश्ता शब बिलखुसूस, वैसे तो तेलंगाना में अगर हम देखें, हैदराबाद में हम देखें तो पिछले एक हफ्ते से बारिश का यानी मुतवातर मुसलसल तौर पर वक्फे वक्फे से सिलसिला जारी है। लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान गुज़िश्ता शब जिस तरह की बारिश हुई मूसलाधार, इसने शहर हैदराबाद में भी और शहर हैदराबाद से यानी बहने वाली वो नदी जिसको मूसा नदी कहा जाता है, इसमें तग़यानी पैदा हो गई। और फिर एक मरतबा हमने देखा कि बहुत सारे यकीनन नुकसानात हुए हैं। ये और बात है कि 1908 से अगर हम तक़ाबुल करें तो बहुत सारा यानी फ़र्क हम देखते हैं। लेकिन बहरहाल क्या सूरत हाल है और किस तरह से यानी बारिश के बाद सूरत हाल बन आई और राहत और बचाव के काम किस तरह से अंजाम दिए गए, और अब भी मौसम महकमा मौसमियात का क्या कहना है और किस तरह की चौकसी बरती जा रही है, इस हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम आगाज़ करेंगे, बात करेंगे और नुकसानात का भी जायज़ा लेंगे, इंतज़ामात और राहत रसानी के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात पर भी नज़र डालेंगे। और उसके बाद हमारा जो सेकेंड हाफ होगा वो हम नॉर्थ इंडिया के हवाले से, बिलखुसूस यूपी के हवाले से बात करेंगे, जहाँ पर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैनर को लेकर जिस तरह की शर्मंगेज़ी की जा रही है शरपसंदों की जानिब से, और इवन आज यहाँ के वज़ीर आला की जानिब से भी एक ऐसा बयान सामने आ गया जिसको अगर हम जिस पर हम नज़र डालें तो हमें पता चलता है कि क्या करने जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो एहतजाज हुआ था, एहतजाज यानी जो पुरअमन एहतजाज था, उस पर किस तरह से पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई, उसका भी हम आज के इस प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे। मेरे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन के ज़रिए जुड़ चुके हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी तज़कियाकार M.A. माजिद साहब, और इनके अलावा ब्यूरो चीफ 4TV न्यूज़ के करस्पॉन्डेंट SM रफ़ी साहब। मैं दोनों का इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आगाज़ करूँगा SM रफ़ी से। रफ़ी, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि ये जो गुज़िश्ता रोज़ की जो गुज़िश्ता शब हम कहेंगे जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब जो बारिश हुई शदीद नौइयत की, किस तरह की सूरत हाल यानी बन आई। मूसा नदी जिसको हम कभी कभी जो है देखते हैं कि बस नदी का नाम है लेकिन उसमें पानी नज़र नहीं आता, लेकिन क्या सूरत हाल बन आई, थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा जी। देखिए बाकर, सबसे पहले तो ये बात पे रोशनी डालनी जरूरी है हाँ कि चाइना में जो नागासा तूफान आया था, हाँ ऐसे बरसात का मौसम है, सितंबर में काफी बारिश होती है और साउथ में भी, इंडिया के साउथ में भी, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में भी। जी। लेकिन जो गुज़िश्ता 3 रोज से जो बारिश हुई हाँ वो कुछ कुछ अलग सी दिख रही थी, क्योंकि इतनी सर्द हवाएं, साथ में तेज बारिश होना, फिर रुकना, फिर थम थम के फिर बारिश आना। इसके साथ साथ ये तूफान के साथ साथ मौसम में बरसात चल रहा है, जी। तो ये दोनों का इफेक्ट जो है वो काफी हुआ है। और साउथ, खासकर तेलंगाना में, तेलंगाना के अजला तो वो पिछले 1-2 माह से काफी मुतासिर रहे हैं। जी। लेकिन हैदराबाद, जहाँ तक हैदराबाद की बात करें तो थोड़ी सी रोशनी इस बात पे डालूंगा मैं कि हैदराबाद में जब कभी भी फ्लड जैसे हालात होते हैं, तुगयानी जैसे हालात होते हैं, जी। उसकी वजह होती है तांडूर से आने वाला पानी। हाँ हाँ तांडूर, विकाराबाद, चवेड़ला से होता हुआ जो पानी आता है वो स्टोर होता है उस्मान सागर में। जी। जी। फिर उसके बाजू के मकामात से जो पानी आता है वो स्टोर होता है हिमायत सागर में। हाँ तो कल कल थोड़ी सी लापरवाही साबिक में भी आप लोगों ने देखा होगा कि करनूल में एक फ्लड आया था, जिसकी वजह बनी थी वहाँ का तहसीलदार जो वक्त पे इतना नहीं दिया था कि हम पानी छोड़ रहे हैं
जी। फिर आवाम को आगाह किया जाए, ऐसा नहीं हुआ था। तो कल भी गुज़िश्ता शब भी ऐसा ही हुआ कि महकमे की जानिब से 6 बजे इत्तला ये दी गई कि हम दरवाजे खोल रहे हैं उस्मान सागर और हिमायत सागर के। जी जी। तो वो जो दरवाजे एकदम 15, 2, 4, 10 जाके 25 दरवाजे हो गए दोनों मुकामात के। हाँ हाँ। तो 25 दरवाजे जब हो गए तो आवाम के पास मुकामी जो पब्लिक लीडर्स है, फिर मुकामी जो लोग है, पुलिस ओहदेदार है या फिर हाइड्रा की टीमें हैं, उनको इत्तला देने का उतना मौका ही नहीं मिला। जी 6 बजे से 7 बजे तक का जो मौका था और फ्लो इतना ज्यादा था जी। कि 1 घंटे के अंदर हिमायत सागर और हिमायत सागर से पानी अंबरपेट तक चले गया, एलबी नगर तक चले गया। जी जी जी। तो वो उस असना में एकदम आवाम को ना संभलने का मौका मिला, ना पब्लिक लीडर्स को संभलने का मौका मिला, ना ओहदेदारों को संभलने का मौका मिला। हाँ तो 6 बजे से 7 बजे तक का जो बीच का ड्यूरेशन है, उस टाइम पे आवाम बस इतना ही कर सकी कि वो अपने घरों से निकल के करीबी मुकामात पर कम्युनिटी हॉल्स में, फंक्शन हॉल्स में, यहाँ तक ही जा सके। जी। लेकिन इस मर्तबा ये जो तुगयानी है, यहाँ ये बात का क्लैरिफिकेशन होगा, माजी साहब इत्तेफाक करेंगे जी। कि 1908 में जो हम तारीख पढ़ते हैं तो वो जो तुगयानी आई थी 1908 में, हाँ। वो हैदराबाद में आई थी। हाँ। लेकिन इस बार जो तुगयानी आई है वो मूसा नदी में आई है। जी जी। मूसा नदी के अंदर जो रास्ता जो मूसा नदी आसिफ जाही दौर में बनाया गया था, माजिद साहब भी इत्तेफाक करेंगे जी। कि उस वक्त जो बनाया गया था बहुत दूरअंदेशी से, तो उसका नतीजा ये हुआ कि आवाम की जानी नुकसान नहीं हुआ इस मर्तबा। हाँ, माली नुकसान बराबर हुआ जी। आपके बापू घाट हो, चाहे टीपू खान ब्रिज हो, चाहे उस्मान सागर की जो रूट है, रूट जो जाते हैं वो नारसिंगी से रूट पे हो, जी जी। नारसिंगी जो जाते हैं जी जी। वो रोड, उसके बाद वो मुगल का नाला आते हैं, फिर मतलब उसके मूसा नदी के बाजू में जो लग के जो घर है जी जी, उसके जो आबादियां हैं जी जी। वहाँ पे माली नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। हाँ हाँ। असद बाबा नगर है, किशन बाग है, बहादुरपुरा है, पुराना पुल है, मुस्लिम जंग पुल है, उसके बाद चाराघाट। चाराघाट में तो बहुत ज्यादा माली नुकसान हुआ। तो यानी हम ये बोल सकते हैं नारसिंगी, लंगर हाउस, अत्तापुर, पुराना पुल और चादर घाट और मूसाराम बाग तक। जी। तो खैर आसिफ जाही दौर में जो तारीख है मेरे से बेहतर माजिद साहब जानते हैं, माजिद साहब आपसे बोलेंगे। लेकिन रात के जो नुकसान हुए वो मतलब मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की मैं जो देखा, तारीफ करनी होगी अरकान असेंबली की, कारपोरेटर्स की और मुकामी जो लीडर्स होते हैं उनकी, कि वो लोग मतलब अपने घरों को छोड़ के अपना वक्त निकाल के इतनी सर्द हवा में, बारिश में मतलब अपने आप को उसमें झोंक दिए और आवाम की मदद करे, खिदमत करे। मैं तारीफ करूंगा अरकान असेंबली की, चाहे वो मुबीन उंदो, चाहे और खासकर जब आप मलकपेट का रुख करते हैं तो अहमद बलाला, वो तो खैर मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, वो एक्टिव एमएलए हैं, लेकिन उन्होंने भी रात से वहीं पे क़याम पजीर थे। फिर उसके बाद में आज सुबह से भी उसी मुकाम पे गए, लोगों को खाना पानी, उनकी ट्रांसपोर्टिंग, उनकी मदद करना। और अहमद बलाला ने यहाँ तक कह दिया कि हम हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे और इनके जो नुकसान हुए उसकी पाबजाई के लिए हम उनसे बात भी करेंगे। जी जी जी। मैं बिल्कुल रफ़ी, मैं आपकी तरफ आता हूं। मैं माजिद साहब आपसे जानना चाहूँगा कि आप किस तरह से देख रहे हैं जो कुछ, यानी नुकसानात के हवाले से भी मैं जानना चाहूँगा आपसे, और जो राहत रसानी के काम अंजाम दिए जा रहे हैं, और फिर इसके साथ साथ अभी क्या मतलब ख़तरा टला नहीं, मतलब बारिश के हवाले से, क्योंकि महकमा मौसमियात का अलर्ट जो है बरकरार है। जी माजिद साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात की मैं अभी नोटिस किया हूँ, अभी रफी साहब एक बात बता रहे थे जी जी कि तुगयानी शहर में नहीं आई, नदी में आई। हाँ, ये बहुत बड़ा ये एक तारीखी है, जबकि हम अभी इस एनिवर्सरी मना रहे हैं, हम 118वीं 117 साल हो चुके। जी हाँ, यानी बता रहा हूँ जी जी, इसकी वजह क्या है। यानी हमको कुछ चीजें, कुछ लोग हुकूमतें करते हैं चले जाते हैं, कुछ लोग दूर अंदेश होते हैं, कुछ लोग नाक़िबत अंदेश होते हैं। जी जी। जो आज देखिए उस वक्त 5 लाख की आबादी के लिए एक निजाम बनाया गया था जब शहर डूब गया था। जी जी। आसिफ जाही दौर की बात कर रहा हूँ, खैर हुकूमत किसकी भी हो, लेकिन जो 110 किलोमीटर का जंदी का जो पार्ट बनाया गया, अभी रफी साहब वही बता रहे थे कि नदी में आई तुगयानी, और नदी में जितनी आबादियां, जितनी बस्तियां, जितने इबादत गाहें, जितने बल्कि एशिया का सबसे बड़ा जो टर्मिनस है, हाँ बस डिपो, आरटीसी जो बसों का, जी जी,
एशिया का सबसे बड़ा टर्मिनस कहता है उसको। हाँ। उसमें तो उसका कोई मिसाल नहीं है जी वो भी जो है आइलैंड, इमलीबन आइलैंड है, देखिए उस जी। पे बसाया गया, वो भी डूब गया इसके अंदर। तो यानी ये इसको हमको हाईलाइट करने की जरूरत है। और रही बात नदी की, जी नदी में किसने घर बनाए, किसने कब्जे करवाए, और अब एक प्रोजेक्ट, अब आप देखिए अभी अहमद बरारा साहब का नाम जिक्र लिए हैं हमारे रफी साहब जी। वहाँ जो है ठीक है तबाही हुई है, लेकिन वहाँ किस तरीके से वो बस्तियों को वहाँ से कुछ अर्सा पहले मुंतकिल करके उनको मुतबादिल घर दिए, जिसकी वजह से जाने बची। हाँ। वरना आप देखिए आज जो आप जो अगर विजुअल आपके पास बराबर है वो विजुअल देखिए, चादर घाट के जो विजुअल है उसमें वो सारी बस्तियों बन के पक्की इमारतों में ही पानी आ गया। तो माली नुकसान तो बहुत हुआ। जी जी। रही बात ब्लेम गेम तो यानी माजिद साहब ये एक अच्छी बात हुई है जिस तरह से आपने जिक्र किया कि पहले ही यानी कुछ अरसा पहले यहाँ पर लोगों को, बहुत सारे ख़ानदानों को यहाँ से जो है मुतबादल जो उनके यानी मकामात पर या फिर डबल बेडरूम के हवाले से वहाँ मुंतकिल किया। एक बहुत अच्छा काम हुआ। अदरवाइज जिस तरह से इस मरतबा मौका भी नहीं मिला, अभी रफ़ी साहब ने जिस तरह से कहा पानी छोड़ दिया गया, यानी एक बड़ा हादसा वाक़या भी हो सकता था। जी। दूसरी बात इसको तवज्जो देने की जरूरत है। दूसरी बात जी, मूसी रिवर फ्रंट के नाम से जो प्रोजेक्ट लगाए हैं, हाँ, ठीक है, उसकी महदूद तौर पर जो है हुई, उसमें दो तीन चीजें बड़ी अच्छी जरूर है, लेकिन फंड की कमी की वजह से काम पूरा नहीं हुआ। पहले तो ये उनका सर्वे किया गया और ये सर्वे हुआ है। हाँ। 47,000 घर मकाना की सर्वे की गई। जी जी। नदी के बेड के ऊपर कई बार गाँव के सर्वे किए गए। वहाँ कई इंडस्ट्रीज है अंदर, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बढ़ती हुई मैदा 110 किलोमीटर, यानी ज्यादा तो शहर के अंदर ही है, शहर के बाहर जैसा एलबी नगर, उसके आगे सूर्यापेट तक जहाँ नदी कृष्णा में मिलती जाके जी, तो वहां तक ये चीजें हैं, ये हुई। और कई ऑटोमोबाइल्स की दुकानें हैं, इसके ऑटोमोबाइल्स के वर्कशॉप है इसके अंदर, ऑटोमोबाइल्स के जो है बड़े गैरेजेस हैं, नदी के अंदर जो हो रहे बता रहा हूँ मैं जी जी। और कई कमर्शियल एक्टिविटीज है। तो इसका सर्वे हुआ है और सर्वे होते हुए ये बात की गई अर्सा पहले, फंड की वजह से उसको रोक दिया गया शायद, कि भाई आपको मकानात मुतबादिल देंगे और उसके अलावा आपको रोजगार के लिए 5 लाख रुपए तक कुछ इमदाद भी देंगे, आपको कहीं रोजगार कर ले, चूंकि कई लोग वही रोजगार हासिल करते हैं, उन्हीं को मुकामी पे ये प्रोजेक्ट एक यहाँ ये बताना मैं सोचूं कि ये प्रोजेक्ट मूसी रिवर फ्रंट का जो प्रोजेक्ट है उसको मरकज से इमदाद के लिए 3 बार जो है चीफ मिनिस्टर ने मरकजी हुकूमत से जो है मुतालबा किया कि हम ये बढ़ावा करना चाहते हैं। और आपको याद होगा गुज़िश्ता साल ये इंग्लैंड गए थे जी हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी जी, तो अकबरुद्दीन अवैसी के जरिए जो हमारे एमआईएम के लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर हैं जी हाँ, लंदन में थीम्स नदी का जो है अक्स, आपको शायद आपके पास विजुअल होंगे वो जी जी आप जी हाँ, उसमें उन्होंने ये कहा था कि देखो ये नदी कैसे जा रही है, लंदन को 2 हिस्सों में तकसीम करने वाली, हैदराबाद की नदी उसी से भी बेहतर है, ये भी हैदराबाद के 2 हिस्सों को तकसीम करने वाली है। तो ये बताने का मकसद ये है कि ठीक है विजन है, विजन के साथ साथ फंड्स की जरूरत भी तो होनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो और रही बात आज की, देखिए यानी ये एक बात हमको बतानी चाहिए। मैं काउंट कर रहा था कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कितना बारिश यानी मिलीमीटर बारिश हुई जी जी, मुझे ये बताया गया है कि 200 के अबव कई मुकाम पे, जो आप अभी जिक्र कर रहे थे रफी के अनंत जो गिरी है जो जी जी विकाराबाद के पास जिक्र कर रहे थे, रफी साहब वही बता रहे थे ना, वहीं से जो नदी निकली करी जी, तो वहाँ का जो कैचमेंट एरिया है यानी जो आबिल रफा है जहाँ बारिश हो रही है, वहाँ 220 यानी ऐसी बारिश हुई जो उत्तराखंड में उससे कम हुई, पंजाब में उससे कम हुई जी जी। उत्तराखंड में आपने देखा कि 3 गांव रह गए जी, 3 गांव हस्ती से मिट गए, पंजाब में सारा पंजाब डूब गया जी, और हैदराबाद में सिर्फ नदी में डूब यानी क्यों आई, वजह ये है कि ड्रेन आउट हो रहा है पूरा, यानी पानी की निकासी ठीक है समंदर में जा रहा। हम लोग बोल रहे हैं कि इतना कीमती पानी है, इसको तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, ये जो रिजर्वायर है उनको और बढ़ाना चाहिए, ये इतना आसान नहीं है, बोलना आसान है, बढ़ाना चाहिए जी, तो लेकिन ये पानी ठीक है, अगर ये पानी नहीं रोका जाता तो हैदराबाद तबाह हो जाता। और आपको याद दिलाऊंगा मैं, आप भी जानते हैं, रफी साहब भी जानते हैं, ये मूसा कादरी का एक अहाता है जी जी, ये के करीब जी, जो बुजुर्ग का है, लेफ्ट के ऊपर एक मस्जिद है, देखिए बिल्कुल FKL निशान बना हुआ है, 1908 में वहां तक पानी आया, वहां तक पानी बिल्कुल बिल्कुल है। अब जो पानी आया उससे कहीं ज्यादा पानी आया, लेकिन शहर सलामत रहा। ठीक है, मुश्किलात होती है शहर में लोगों को यकीनन चलने करने फिरने गड़े वगैरह ये, लेकिन जानी नुकसान सबसे बड़ी चीज है।
जान की जो है नुकसान नहीं होगी। बिल्कुल। मैं माजिद साहब मैं माजरत हूँ, ये आपको एक सेकंड के लिए रुक रहा हूँ। जी जी प्लीज। अख्तर साहब, मैं ये बोलना जरूरी हाँ समझ इसीलिए कि जैसा माजिद साहब आपने कहा कि उसके साबिक हिस्ट्री भी है कि उस वक्त हैदराबाद की आबादी 5 लाख थी और आज लाखों में है, करोड़ों में है, लाखों में है। तो एक करोड़ जी हाँ, अगर उस वक्त के जैसे हालात अगर अब होते तो हजारों में जाने जाती थी। हाँ बिल्कुल। बस एक मूसी रिवर, एक स्टोरेज के 2 जखायर, जो जखायर आब है, फिर बाद में एक डिसिप्लिन से बनाया हुआ मूसा रिवर का एक अहाता, जो पानी का बहाव तो ज्यादा दिख रहा है, तुगयानी तो नदी के अंदर दिख रही है लेकिन बाहर नहीं हो रही है। बिल्कुल। यानी मैं माजिद साहब की बात से भी इत्तेफाक करूंगा, मैं वो हुक्मरानों की भी तारीफ करूंगा कि उन्होंने इतनी दूरअंदेशी से काम लिया था। फिर आज अगर खुदा ना खास्ता वो जखायर आब ना होते या फिर मूसी रिवर का ये स्ट्रक्चर ना होता, तो हजारों में आज हम माली नुकसान की बात कर रहे हैं, जब जानी नुकसान की बात करते थे। जी हाँ बिल्कुल। यानी ये बिल्कुल अच्छा यानी एक रास्ता इसको जो है हमवार रास्ता रहा जिसके जरिए सारा का सारा पानी जो है वो निकल रहा है। ये और बात है कि तुगयानी हमको वो उस रास्ते में नजर आ रही है। रफ़ी, मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगा कि क्या कुछ अभी लोग फंसे हुए हैं और फिर किस तरह से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया, क्या सिचुएशन है, थोड़ा इस हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा। चाहे वो चादर घाट की बात करें या फिर मूसाराम बाग से लगे हुए इलाकों की बात करें या फिर दीगर जो मुतासरा इलाके हैं जो नदी से मुतसिल जो बस्तियाँ हैं, नशेबी भी हैं, कुछ नदी के अहाते में भी हैं, तो क्या कुछ अपडेट्स हैं, मैं जानना चाहूँगा रफ़ी आपसे। देखिए बादर, मैं शुरुआत करूंगा असद बाबा नगर से, जहां पर 150 मकानात को रात में मजलिस के अरकान असेंबली और कारपोरेटर्स ने मिलकर वो उन लोगों को मुंतकिल करवाया था। फिर उनको बाहिफाजत मतलब फंक्शन हाउस में, कम्युनिटी हाउस में रखे। उसके बाद पानी का फ्लो कम होता गया, तो इंशाल्लाह अभी तो वो लोग अपने घर को वापस नहीं जाएंगे, लेकिन कल शायद मैं समझता हूँ अगर बारिश नहीं हुई, ज्यादा बारिश अगर नहीं हुई और क्या मौसम में बेहतरी अगर आ जाए, हाँ बेहतर अगर हुआ और उस्मान सागर या हिमायत सागर से फिर दरवाजे खुले रखने की या फिर खोलने की जरूरत पड़ गई, तो फिर वो लोगों को उसी मुकाम पे रहना पड़ेगा जब तक के पानी का फ्लो कम नहीं हुआ। मतलब आज दिन की बनिस्बत अभी फ्लो में काफी कमी आई है। लोग मतलब अपने घरों को जाके देख रहे हैं, रह नहीं सकते अभी, लेकिन देख रहे हैं, साफ सफाई वगैरह कर रहे हैं। वहाँ पर दूसरा पुराने पुल में, तीसरा आपके चादर घाट, चाहे वो कमाल नगर हो, शंकर नगर हो, मूसा नगर हो, तो इन एरियाज में लोग वापस आके देख रहे हैं पानी का फ्लो काफी हद तक कम हुआ है फिल वक्त। जी और हालात अगर ऐसे ही बने हुए। जी रफ़ी, हमारे साथ आप बने रहें। माजिद साहब का कॉल जो है डिस्कनेक्ट हुआ था। बहरहाल मेरी कोशिश ये है कि माजिद साहब भी हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि माजिद साहब भी प्रोग्राम में जुड़े रहें। जी माजिद साहब, जी बिल्कुल। जी रफ़ी, आप अपनी बात को मुकम्मल करें प्लीज़। जी हाँ, तो कल हो सकता है अगर मौसम खुशगवार हो गया या फिर बहाली में आ गया तो लोग अपने घरों को वापस आ जाएंगे, क्योंकि रुकन असेंबली अहमद बलाला ने काफी अच्छे इंतजाम किए हैं। आप ताजुब करेंगे कि रुकन असेंबली और मजलिस के इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जहां पर खाना नहीं पहुंच सकता, जहां पर लोगों को ऐसी ट्रांसपोर्टिंग सर्विसेज नहीं दे सकते, तो वहां पर ड्रोन के जरिए उनको खाना पहुंचाया गया। तो ये काफी मतलब ये लीडर जो होता है, एमएलए जो होता है, उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझ के ग्राउंड लेवल पे इस तरह के अगर काम करे तो मैं समझता हूँ किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी आम आदमी को कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे अहमद बलाला हो, चाहे मुबीन हो, बहादुरपुरा एमएलए, तो ये लोग जो आज कर रहे हैं, मतलब ये लोग इसलिए कर रहे हैं कि इनके एरिया में, इनके हल्कों में जो है मूसा रिवर आ रही है और आसपास जायद घर वाले मुतासिर हुए हैं, तो ये लोग कर रहे हैं। मैं तारीफ करूंगा मैं बजाते खुद के रुकन असेंबली अहमद बलाला ने जो ग्राउंड लेवल पे काम किया है। ताजुब की बात तो ये है कि अहमद बलाला रात भर उसी एरियाज में रहे, फिर दिन में उसी एरिया में रहे, फिर अब तक भी उस पर निगरानी कर रहे हैं उसकी, तो काफी अच्छी बात है। ये एक एमएलए को, रुकन असेंबली को, एक लीडर को ऐसे ही होना चाहिए कि वो अपनी आवाम की तकलीफ को समझे, वो खा वो किसी तरह की भी हो, कुदरती हो चाहे
दूसरों की जानिब से हो, अगर जी उसकी तकलीफ को इस तरह का लीडर समझाए तो एरिया की आवाम को ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। अब जो अल्लाह ताला की तरफ से जो होने वाली चीज है उसको तो कोई भी कुछ कर नहीं सकता। जी वो चाहे वो DRS हो, चाहे वो अरकान असेंबली हो, चाहे हुकूमतें हो, और अल्लाह की तरफ से जो भी चीज होती है उसको कोई रोक नहीं सकता। यकीनन लेकिन इस लेवल पे अभी तक सबसे अच्छी बात यह है कि इतना बड़ा फ्लड आया, नदी के आसपास लोगों के घरों में 10-10 फीट पानी है, जी उसके बावजूद भी कोई आप कैजुअलिटी नहीं हुई है। इवन ये बोल सकते हैं आप कोई जख्मी तक नहीं हुआ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात बहुत अच्छी बात है। जी तो हैदराबादियों के लिए, खासकर इन हलकों की आवाम के लिए ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। मैं रफ़ी आपकी तरफ आता हूँ। माजिद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो जो बस्तियाँ जो मतलब नदी के अहाते में आते हैं, और फिर हम हाइड्रा की कार्रवाइयाँ भी हमने देखी, और अभी क्योंकि ये जितने नदी का रास्ता है, मैं चाहूँगा आपसे जानना कि मज़ीद और आगे के हवाले से, जिस तरह से आपने एक प्रोजेक्ट का जिक्र भी किया, और तो उस ज़िमन में आगे के हवाले से, मुस्तकबिल के हवाले से भी मज़ीद लोगों को, यानी इनको तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम रहें और किसी भी तरह के कोई नुकसानात और मज़ीद ना हो, क्योंकि आबादी बढ़ रही है। तो इसके लिए भाई साहब क्या कुछ हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है, क्या तवक्का की जा सकती है? जी भाई साहब। देखिए, अभी जैसा जिक्र कर रहे थे हमारे साथी, जी जी टीपू खान ब्रिज, यानी जहाँ से ये नदी का पहला शहरी पड़ाव होता, समझिए। हाँ जी जी रिजर्वायर के पास, वहां से लेके LB नगर तक शहर है ये तकरीबन 35 किलोमीटर फैला हुआ है। उसके आगे वो सूर्यापेट तक और लंबा 110 किलोमीटर जाता है। जी जी तो इसमें जैसा मैं बता रहा कि 47,000 ड्वेलिंग यूनिट्स यानी मकानात हैं, इंडस्ट्रियां, आबादगाहें वो छोड़ के, वो ऑटोमोबाइल के ये, और इनमें की तकरीबन लोग यकीनन, क्योंकि यहाँ आप एक नजर, आप भी वाकिफ हैं, आप भी हैदराबादी हैं जी, आप कभी नदी के किनारे जाकर देखिए लोगों की जिंदगी कैसी होती है। इतने मच्छर, मक्खियां, बो, यानी जो गंदी बो, उसमें ये मजबूरी के आलम में रह रहे हैं। जी जी कोई भी नहीं चाहता कि नदी के करीब नदी में रहे, ऐसा नहीं है, मजबूरी है लोगों की। जी जी क्योंकि उनको कोई दूसरा अफोर्डेबल हाउस नहीं मिल पाता। जी जी तो अब इनको ये भी चाह रहे हैं कि भाई हमको सरकार अगर मुतबादिल चीजें, मुतबादिल हमारे को मकान देती है, मुतबादिल कोई मुकाम देती है, तो हम जाने तैयार हैं, और हम उसके साथ साथ हमारे रोजगार के लिए भी करती है। तो ये तो स्कीम बनी भी गई है। अब इस काम को तेजी करने की जरूरत है। अभी जैसा कि मेट्रो के लिए जो है यानी कंसोर्शियम का फंड वगैरह, ये फिर जो है दीगर IDB का फंड वगैरह, ये जो है, तो अब मूसा नदी के लिए भी हमको मरकजी हुकूमत की इजाजत होनी पड़ती है। अगर मरकजी हुकूमत फंडिंग नहीं कर पा रही तो उसके तवस्सुस से हम जो बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे हैं, जी जी, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक की स्कीम, उसके तहत दे सकते हैं। IMF है, उसके दे सकते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसके जरिए ले सकते हैं। तो ये कई चीजों के लिए प्रोजेक्ट तो अपने को करवाना पड़ता है। तो यकीनन ये मैं सोचता हूँ कि हम भी जिस तरीके से टीम्स का जो ख्वाब देख रहे थे, चाहे रेवंत रेड्डी हो या अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हो, तो ये ख्वाब हम पूरा हो सकता है। और उसकी वजह से आपको याद दिलाऊंगा, शायद रफी साहब भी याद, बराबर उनको भी याद है, राजशेखर रेड्डी के दौर में हाई कोर्ट के सामने वो रबर ब्रिज बनाया गया था, याद होगा, रबर ब्रिज। जी जी, अभी भी वो पोल इलेक्ट्रिकल पोल है, देखो, हेरिटेज टाइप के, जी बिल्कुल सामने बिल्कुल है, मौजूद है। हाँ, तो वो जब मुस्लिम जंग का पुल का जो है एक्सटेंशन हुआ था, तो उस वक्त वो भी इसका इफ्तिताह हुआ था। उसके बाद से तो खैर रियासत के हालात, तकसीम रियासत की, ये जो कुछ हुआ वो मामला वही चलेगा, वरना 15 साल पहले ये काम हो सकता था। जी जी, लोग निकलना चाह रहे हैं, लोग, कोई भी नहीं चाहता। देखिए, आप वहां से गुजरे कभी, उन बस्तियों में जाकर देखिए, खासकर असद बाबा नगर जी, और या शंकर नगर, अब तो शंकर नगर तो तकरीबन तकसीम मतलब मुंतकिल हो गया तकरीबन। असद बाबा नगर जो सबसे बड़ी बस्ती है इस वक्त, जो नदी के पहले पड़ाव पे है, पुराने पुल से जी जी पास, तो वहां आप जाके देखिए लोगों की जिंदगी कैसी है, यकीनन हालत में वो लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। जी तो जी, मैं समझता हूँ कि अगर इनको अच्छी स्कीम दी जाती है, मुतबादिल घर कहीं और मुकाम पर दे सकते हैं, उनको रोजगार की गारंटी के साथ कुछ मुकाम दिया जाता है, तो यकीनन लोग बदलेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये जो तुगयानी आई, वो हम सब के लिए, शहरियों के लिए भी, सियासी जमातों के लिए भी, और हुकूमत के लिए भी, अब ये मजबूर करती है कि देखो हम अफर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, शहर में तुगयानी नहीं आई, जानी नुकसान नहीं हुआ, ठीक है, इसकी वजह कुछ ऐसा बताया जा रहा था कि जैसे कि आसिफ या दौर में जो कुछ हुआ, ठीक है, जो कुछ हुआ,
जी। लेकिन अब आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? यकीनन, तो यकीन। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जी। हमारे शहर, और इससे हैदराबाद की और तरक्की होगी। बिल्कुल। अब ये हमारी झील बन जाएगी पूरी तरीके से, तो ये पट्टी पूरी हमारी इतनी बड़ी पट्टी है ये, जी। इसमें कश्ती रानी होगी, तफरी होगी, यकीनन। एंटरटेनमेंट होगा, यानी एक तो सयाहत को फ़रोग़ हमारे मिलेगा, को एक तारीख़ी बिलख़ुसूस तारीख़ी शहर में भी, और सारी मतलब जितनी भी नदी है, और बिलख़ुसूस जो चार मीनार का हम इलाका है हम कहेंगे, मतलब सारा जो है डेवलपमेंट हो सकता है मज़ीद। मैं रफ़ी आपसे आखिरी सवाल करूंगा इस हवाले से, फिर हम ब्रेक पर जाएंगे और फिर माजिद साहब से बात करूंगा। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हुकाम की जानिब से, क्योंकि अभी बारिश के हवाले से महकमा मौसमियात की जो है पेशकशियाँ अलर्ट्स हैं, तो क्या हुकाम की जानिब से अवाम को मशवरा दिया जा रहा है? और बिलख़ुसूस जो नदी के किनारे रहने वाले, अभी हम बाज़ लोगों को, बाज़ ख़ानदानों को वो भी देखते हैं कि जान को अपने जोखिम में डाल देते हैं, लेकिन वो मुंतकिल नहीं होते, हटते नहीं। तो क्या कहा जा रहा है हुकाम की जानिब से, क्या मशवरा सामने आ रहा है? जी। देखिए, बकर हुकाम की जब बात करें तो हुकूमत की जानिब से मतलब वजीर इंचार्ज है हैदराबाद के पूनम प्रभाकर जी जी। एक उनका, अगर आप उनके अल्फाज सुनेंगे माजी साहब, आप भी तवज्जो दें बात पे, कि उनसे ये पूछा गया कि भाई ऐसे हालात में हुकूमत क्या कर रही है। तो उनका जवाब ये है कि देखो, ये कुदरती आफत है, इसको कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा। अरे ये कुदरती आफत हम आपकी तरफ से की आफत नहीं बोल रहे, हम बिल्कुल हुकूमत की तरफ की आफत नहीं बोल रहे, कुदरती आफत ही है। लेकिन तुमको आवाम ने वोट देकर इस काबिल बनाया कि तुम लीडर बने। तुम लीडर बनने के बाद अगर ऐसी कोई आफत का वक्त आता है, तो तुम आवाम के साथ ठहरे, उनके लिए क्या स्कीमात है बोले। जी हाँ। उनकी सहूलत के लिए, उनकी राहत के लिए आप क्या कर सकते हैं वो बोलिए। पूनम प्रभाकर का चादर घाट पे ये मतलब चिटचैट है, तो ये कुदरती आफत है, इसको कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते, मैं भी कुछ भी नहीं कर सकता, आप भी कुछ भी नहीं कर सकते। आवाम सुनना ये चाह रही कि हुकूमत क्या राहत फराहम करे। लोकल एमएलए है, अपनी जान की परवाह नहीं करके जो भी है उन्होंने लोकल एमएलए कर रहे, लेकिन उन्होंने हुकूमत से ये जानना चाह रहे कि हुकूमत क्या करेंगे, तो उनके अल्फाज ये है। तो ये जवाब आवाम के लिए तो ठीक नहीं है। ठीक है, अहमद बलाला है, मलकपेट की आवाम को संभाल ले रहे, दोनों अपने कर ले रहे, आप तक पहुंचने नहीं दे रहे, ठीक है, लेकिन दूसरे हलकों में, दूसरे वहां पे कहीं ऐसी आफत आएंगे तो आप क्या करेंगे। ये हुक्म का नजरिया है। अब ये आगे क्या होता वो तो खैर अल्लाह ही जाने। रेवंत रेड्डी क्या ऐलान करते हैं, मतलब ये तो पूनम प्रभाकर इंचार्ज मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है। अब ठीक है, रेवंत रेड्डी कल क्या स्टेप लेते हैं, अब मजलिस की तरफ से भी नुमाइंदगी होगी, या फिर इनके सदर बैरिस्टर अवैसी है, उन्होंने क्या बोलेंगे, ठीक है, वो बात होंगी। अब रहा सवाल अवाम का बाकर, अब अवाम की एक छोटी सी गलती ये है, मोदी साहब अभी कह रहे थे कि स्कीमात होनी चाहिए, वो अपना नकल मुकाम करेंगे, उनको ऐसा कोई एश्योरेंस होना चाहिए। तो ये जो मूसा नदी को सटी हुई जो आबादी है, वो आबादी में मैं पूरों को तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक 25% आबादी ऐसी है, वो लोग को आदत हो चुकी है वहीं पे रहने की। जी। मेरे सामने कई ऐसे केसेस है कि वो लोग को डबल बेडरूम मकानात दिए जा चुके, अलॉट भी हो गए, उनके वो अपने मुकाम से दूसरे मुकाम पे भी चले गए। अच्छा। बावजूद इसके कि वो उनका जो पुराना मकान था उस पर आज भी काबिज है। अफसोस की बात है, जान को जोखिम में डालते। जबकि उनकी जान और माल की हिफाजत के तौर पे उनको डबल बेडरूम अलॉट करवा दिया गया। जी। लेकिन ऐसे लोग, मतलब मैं सारे लोगों की बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी वो मकानात पे मतलब मकानात में रह रहे हैं, पुराने मकानात में, नदी के बाजू में जो है, और मतलब लीडर्स को भी मतलब महकमे को भी मतलब ताउन नहीं कर रहे हैं, हटना नहीं चाहते, भी ऐसे हालत बन रहे हैं। हाँ जी जी, हटना नहीं चाहते, मतलब वो रहना चाहते हैं किसी भी सूरत में। ये बड़े अफसोस की बात है। लालच ऐसी है कि बिल्कुल कैसी कि वो डबल बेडरूम का मकान भी उनको मिल जाए, फिर ये पुराना मकान जो है वो भी उनके पास रहे। ये इस खौल से निकलना होगा, क्योंकि देखें जान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो बहरहाल इस हवाले से ज़रूर जो है लोगों को भी, जो वहाँ रहने वाले हैं, जब देखने वालों को तकलीफ़ हो रही है तो ख़ुद आपको सोचें कितनी यानी तकलीफ़, ना सिर्फ तकलीफ़ बल्कि जान का ख़तरा है, माल का ख़तरा है। तो इस हवाले से ज़रूर लोगों को जो है सोचना होगा, और जहाँ भी जो है ये मुंतकिल हो सकते हैं वो मुंतकिल हों अपने तौर पर। अब जो नहीं हो सकते उनके हवाले से तो यकीनन कोई एक क़दम उठाया जाएगा, और जो नुकसानात हुए हैं इसका भी ज़रूर जिस तरह से कहा गया है कि तखमीना लगाया जाएगा, और राहत रसानी के आगे के हवाले से काम किए जाएंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुबाहिसा में आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। और अब हम रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, और बरेली में गुज़िश्ता रोज़ आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी जो बैनर है, जो जिसके हवाले से हम ये देख रहे हैं कि कुछ शरपसंदियाँ कर रहे हैं, और जिस तरह की इश्तियाल अंगेजियाँ कर रहे हैं, गुस्ताखियाँ उन्होंने की हैं, इसको लेकर गुज़िश्ता रोज़ एक एहतजाज हुआ था। लेकिन एहतजाज करने वालों के पर यानी जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई हुई वो खुद हमारी नज़रों के सामने है, गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। लेकिन उसके साथ साथ आज जो उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला का बयान सामने आया वो बहुत कुछ कह रहा है। मैं माजिद साहब से जानना चाहूँगा, माजिद साहब, जो कुछ बरेली में गुज़िश्ता रोज़ हुआ और इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? और फिर योगी आदित्यनाथ का जो एक वार्निंग आई है कि हम हालात को जो है, सूरत हाल को किसी को भी जो है प्रोटेस्ट करते हुए उसको हाईजैक करने नहीं की इजाज़त नहीं दे सकते, मतलब क्या मामला था, कहाँ से कहाँ पहुंच गया? जी माई साहब। देखिए, मौजूदा हुकूमत पूरी तरीके से मुल्क में बदअमनी पैदा करना चाह रही है। जी। कई एक वजूहात हैं। बिहार में जिस तरीके से जी, टाइटल निकाल दें, मैं पैनल से कहूंगा टाइटल। जी जी जी, मैं थोड़ा सा मैं आपको तमहीद दे रहा हूँ। हाँ जरूर, प्लीज। जी जी, बराबर आऊंगा यूपी के वाकयात पे। जी जरूर। जब तक हम उसकी क्रोनोलॉजी के ऊपर हम जब तक नहीं बात करेंगे, जी जी, आज जो सूरत हाल है उस पर जो है सही तौर पे रोशनी नहीं डाल सकेंगे। जी जरूर। इसकी क्रोनोलॉजी तो ये है कि आपने 15 अगस्त की तकरीर सुनी आपकी, हमारे जी बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब की। जी हाँ, वो घुसपीटा वगैरह जो कुछ मामला था, फिर आसाम में जो कुछ मामला चल रहा, जो कुछ है, ठीक है, तो ये अब इसका भी असर नहीं हो पा रहा। वोट चोरी का जो है, हालांकि 10,000 रुपए देने की 75 लाख लोगों को औरतों को देने की बात की, ठीक है, बंदरबाट करेंगे ये लोग, जैसा महाराष्ट्र में हो, मध्य प्रदेश में हो, लाडली बहना कहकर 1,500 रुपया दिया गया, फिर वो 90% को निकाल दिया गया फिर उसके बाद 3 महीने के बाद। तो ये तो खैर जो भी हो, इनका ट्रैक रिकॉर्ड, इनकी क्रोनोलॉजी बता रहा हूँ मैं। हाँ। तो अब इसको करने के लिए ये देखिए, ये 5 सितंबर की बात है जब मिलाद मुबारक चल रही थी। जी जी। तो मुबारक को एक दिन के लिए वो रोशनी लगाई गई, और रोशनी का साइन बोर्ड लगाया गया जिसमें आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम बोल के वो लिखा हुआ था। जी। और वो लोग जो चौरस्ते पे लगाए थे, वो चौरस्ता जी एक तरफ मुसलमानों की आबादी, कानपुर की बात बोल रहे हैं भाई साहब, कानपुर। जी, कानपुर की बात कर रहा हूँ। पहले कानपुर की, क्योंकि मामला शुरू कहाँ से, वहाँ से हुआ। जी जी। उसके बाद और आप देखिए उसके बाद जो सूरत हाल हुई, तो ये कानपुर का वाकया जो बता रहा हूँ कि उन्होंने बच्चे लोगों ने कहा कि भाई साहब ये एक दिन का है, हम निकाल लेते, इसमें खत्म हो जाता है, ये कोई रखने का नहीं, हमेशा रखने का नहीं। लेकिन वहाँ अमदन ये जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के नाक के नीचे जो यानी जाफरानी टेररिज्म चल रहा है जी, उन तंजीमों का, उन्होंने उसको फोड़ने की कोशिश की, फोड़ भी दिया, पुलिस आके उसको निकाल दी, ठीक है। अब जब नुमाइंदगी कर रहे हैं एक वफ्द, 100 लोगों का, नौजवानों का वफ्द पुलिस स्टेशन जाके महजर दे रहा, और कोई तशद्दुद नहीं हुआ जी, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, वहां क्या किया, नहीं नक्ज़े अमन कर रहे हैं आप, फना कर रहे हैं, ये उन्वान से 50 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। उसके बाद 7 संगीन क्रिमिनल एक्ट, जिसमें मजहबी जो है बदमानी फैला करने, लानर का मसला करने, इस तरीके से वो BSN के जो दफात हैं उसके तहत मुकदमा कर गया। इसके खिलाफ मुसलसिल पिछले जुम्मे में भी कई शहरों में हुआ। अब कल जो जुमा था उसमें बरेली के अंदर बताना चाह रहा हूँ, बरेली भी हुआ और यूपी के कई शहरों में हुआ जी हाँ। उसमें ये हुआ, पहले तौकीर रजा साहब को नजरबंद कर दिया गया। यानी देखिए आपकी क्या जरूरत थी भाई, लोगों ने कहा कि जुम्मे के बाद हम DM के ऑफिस पे जाएंगे और एक महजर पेश करेंगे। हाँ। तो ये इश्तिहाल देखिए आप, ये इश्तिहाल दिलाया गया कि नमाज से पहले ही तौकीर रजा साहब को नजरबंद कर दिया गया जी। उसमें लोगों में खींचान पैदा हो गया। लोगों ने नमाज के बाद जब निकले, आप देखिए आपके पास वीडियो है, बिल्कुल बर्बरियत की गई। हाँ। निकले तो DM के ऑफिस तक जाने नहीं दिया गया, बल्कि उनको मस्जिद के पूरी तरफ से, वो जामा मस्जिद आला हजरत कुछ है वो, हाँ बिल्कुल, जहां तक जी तो, हाँ, उनको घेर के मारा गया पूरा। हाँ। ऐसा लाठियों से मारा गया, कई बच्चे जख्मी हैं और वो बच्चे कहीं दवाखाने में जाके इलाज भी नहीं करा सकते, क्योंकि उनको अरेस्ट होने का, अरेस्ट कर लेंगे बोलते। देखिए आप जो हालत,
और जो चप्पलों के ढिगार मिले आपको, एक ट्रक चप्पल निकली, चप्पल जूते जो लोग बच्चे छोड़ के जो गए, जी जी, ये नहीं मारपीट से बचने के लिए अपने चप्पल और जूते छोड़ के जो गए, एक ट्रक चप्पल, और आज वार्निंग दी जाती। और आप देखिए, ये तो खैर हुआ, मगर अंडर करंट इस तरीके से दीगर शहरों में, अब आप देखिए उत्तराखंड में, उत्तराखंड के कई इलाकों में ये हुआ, तो 200 मुकामात पर बुलडोजर चलाया गया एहतजाज कर रहे हैं, खबर आई वो जी, एक सिंगल खबर खाली कुछ अखबारों में आई, नहीं बता रहा हूँ, 200 लोगों पर, 200 लोगों के घर डिमोलिश कर दिए गए। क्या आपने कानून को अपने हाथ पे लिया, एहतजाज किया, और गिरफ्तार कितने लोगों की हुई? उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, बरेली की बात भी रहूंगा मैं, 500 लोगों को जो है 500 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। और एक बात, मैं खैर ये वाकया जो है उससे नहीं है, उत्तराखंड में कुछ 2 दिन पहले पेपर लीक हुई जी, पेपर लीक हुई, तो सीएम क्या कहता है, बता रहा हूँ मैं, वहाँ के लोगों से देहरादून में मेरी जो कुछ राब्ता हुआ जी, सीएम खुले तौर पर बोल रहा है कि ये पेपर लीक जिहाद है और नकल जिहाद है ये, नंबर 1। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, एक खालिद नाम का एक नौजवान है, मुलाजिम है, उसके घर पर बुलडोजर चला दिया गया, ये कहा गया कि ये जिम्मेदार है, जबकि मुझे ये बताया गया हुक्म सिंह रावत कह के ये सर्विस कमीशन का एक जिम्मेदार बड़ा ऑफिसर है जी, सुनिए आप, उसको कुछ नहीं किया गया जी, उसको खाली जो है आप ड्यूटी पे मत आइए कह दिया गया। और एक सोमंत प्रोफेसर है जी, जो इसका पूरा पर्चा बनाना है, पर्चा इसका हाथ में, उसको क्या कहने, तो सस्पेंड है बल्कि, इसके घर पे बुलडोजर नहीं चलाया गया, हुक्म सिंह के घर पे बुलडोजर नहीं चलाया गया। अब बोला भाई खालिद क्या है, खालिद क्लास 3 एम्प्लॉई है और दफ्तर में काम करने वाला है जी। देखिए, आप देखिए जो ताज्जुब है, उसके घर को लाइव टेलीकास्ट करते हुए, देखो ये जिहाद, नकल जिहाद है, जिहादी के घर को हमने डिमोलिश कर दिया है बल्कि, वाह, ये कर दिया। उसके बाद एक सादिया नाम की लड़की है जी, ये सादिया नाम की लड़की जो है खालिद की बहन बताई जाती है जी, वो जो है ट्यूशन करके कोचिंग कराती है लोगों को। हाँ। जब उसके घर पे ये हुआ तो अरे बोला, मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है, मैं लोगों को पढ़ाती हूँ, करती हूँ, मेरा क्या ताल्लुक, नहीं तो उसकी बहन है, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन है तेरा। अरे भाई, क्योंकि तो मुसलमान है और तेरा भाई वो सर्विस कमीशन के अंदर काम करता जी, हुक्म सिंह के तहत काम करता, वो प्रोफेसर सोमेन के तहत काम करता, तो ये बता रहा हूँ कि ये एक नरेटिव पैदा कर रहे हैं और यूपी में और होने वाला है ये, क्योंकि जैसे जैसे, और आप देखिए मुसलमानों को कोई एतराज नहीं है भाई, हम हर यानी मजहब के जो लोग हैं, जैसा कि हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी यस आई लव ईसा अलैहिस्सलाम कह सकते हैं, आई लव क्रिस्ट कह सकते हैं, आई लव मोसेस कह सकते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को, और कोई बुरी बात भी नहीं है, आई लव राम भी कहना कोई बुरी बात नहीं है, चूंकि अल्लामा इकबाल ने उस पर एक पूरी नज़म लिखी, इमामुल हिंद कह के लिखा, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उतनी इज्जत हम देते हैं। एक बड़े आलिम थे तैयब कासमी साहब, देवबंद के आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे, 80 के दहक की बात कर रहा हूँ, मैंने उनका एक मजमून पढ़ा था जब तो अब तो हयात में नहीं है, उसमें उन्हें कहा कि हिंदू धर्म की जो मोअज़्ज़िज़ शख्सियतें हैं, वो अपने किरदार के साथ, उनका जो किरदार बताया जाता, तो वो उनमें ऐसे औसाफ है कि वो खुदा के नेक बंदे, लोगों ने उनको बाद में उनको पूजना शुरू कर दिया होगा, उनका अपना अकीदा होगा, लेकिन मुसलमान उनके तई पूरी इज्जत दें उनको जी, उनके भी जो उनको, तो ये मुसलमानों की है, मुझे कोई बुराई नहीं है, आई नो राम कहने में कोई बुराई नहीं है, मैं बोलता हूँ मेरे हिंदू दोस्तों को बोलता हूँ, अरे बुराई क्या है भाई, एक अच्छा कैरेक्टर, रामायण का एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है, उसमें हमें बोलने में क्या हर्ज है, लेकिन नहीं, उसके बजाय क्या क्या है उन्होंने, आई लव महादेव, देखिए आप जो आपके पास हो गए विजन्स, बताइए महादेव कंपटीशन कर रहे हैं, अरे क्यों कंपटीशन, तुम क्योंकि ये एक नैरेटिव पैदा करना चाहते हैं, एक तासुब पैदा करना चाहते हैं, ताकि बिहार इलेक्शन को किसी भी कीमत पर हम किसी भी तरीके से जीते। एक तो खैर वोट चोरी है नहीं है, वो एक इलेक्शन कमीशन, हुकूमत और ये अपोजिशन जमातें, उनका अपना मामला है, लेकिन समाज को जो, क्योंकि समाज कल पिछले दिनों में मंदिर मस्जिद के नाम पे तकसीम होता रहा जी, लेकिन भाई साहब, मैं माजरत के साथ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि यानी क्या ये ताकतों को जो लोगों को मुंतशिर कर रही है, यानी लोगों को एक दूसरे से बांट रही है मज़हब के नाम पर, क्या इनको बार बार यानी आलमी सतह पर भी बताया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो एक आम मुसलमान का भी जो ताल्लुक़ है, वो सिर्फ ये जो जुमला है आई लव का, ये सिर्फ ये यानी आपको सिर्फ सिंपल नज़र आ रहा होगा, लेकिन इस पर मुसलमान की ये कैफियत है, उसका ये ईमानी उसकी हरारत है कि वो अपनी जान उसके लिए, उस लफ्ज़ के लिए
मैं कहूँगा कि सिर्फ नाम मुबारक के लिए अपनी जान जो है दे सकते हैं, लेकिन समझ क्यों नहीं रहे हैं? मतलब लोगों को मज़ीद आप जो है लाठीचार्ज करेंगे या फिर उस हवाले से गुस्ताखाना कुछ अमल कोई कर देता है तो बजाय उनको सज़ा देने के अगर प्रोटेस्ट करने वालों ही को जो है सज़ा दी जाती है, तो ये कब तक इस तरह से होगा? ये आम लोगों में, आम मुसलमानों में भी जो है सवाल हो रहा है कि क्या गुस्ताखी हो तो उस पर भी हम सवाल ना करें, जबकि ताल्लुक़ तो हमारा ये है कि ये सारा मामला सब्र व तहम्मुल का है। अदरवाइज अपनी जानें, अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए मुसलमान हमेशा कहता है कि ये रेड लाइन है, ये रेड लाइन है। नहीं देखिए, खैर देखो, ये सिर्फ जुमला नहीं है। हालात जी को नहीं, ये हालात को जो शुमाल मशरिक में, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में जी जिस तरीके से एक समाजी इस्तिराब, और यही वजह है, इस समाजी इस्तिराब की वजह से इन इलाकों के रहने वाले बेशतर हिंदू या मुसलमान या दीगर तबकात साउथ की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं। जी जैसा मैं बता रहा हूँ भाई, ये गलत नहीं है। खुद आप अपने शहर में देख लीजिए, हैदराबाद के अंदर देख लीजिए, बेंगलुरु में देख लीजिए जी, माइग्रेशन कितना बढ़ गया है हर किस्म का। तो ये वजह यही है कि ये चाहते हैं कि हम किसी भी सूरत में हमारा इख्तिदार बरकरार रहे जी, वोट चोरी के जरिए हो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए हो, या समाज को तकसीम हो, उनको कोई मतलब नहीं है। अब आप देखिए लद्दाख में क्या हो रहा है। अब ये लद्दाख में भी यही हालत की ना, एक जी सोनम वांगचुक का जो है उसका कैरेक्टर, आप तो खैर एक अच्छे बड़े साहबी हैं, आप तो मेरे से ज्यादा जानते होंगे उनके बारे में, क्योंकि आप कश्मीर और लद्दाख काफी कवर करते हैं, आप मेरे से ज्यादा जो है आपको मालूमात है। वो एक ऐसा आदमी जो पूरी तरीके से नॉन वायलेंट आदमी जी, गांधीयन फिलॉसफी वाला जी जी, और वो कल तक इनका चहीता भी था। अब वो एनएसए लगा दिया गया, एनएसए लगा दिया, नहीं बता रहा हूँ, एनएसए लगा दिया गया, यानी उसकी जमानत नहीं हो सकती। और उस पे ठीक है, आप उस पे चार्ज लगाए, सीबीआई इंक्वायरी करे। कल आप क्या टीवी पे देख रहे थे? मैं देख रहा था, इसका जो है उनके फाउंडेशन जो मुख्तलिफ काम जो चैरिटी के काम करते हैं, तालीम के जो काम करते हैं, हाँ जी, तो उस पे पहले 1 करोड़ रुपए था, तो अब 15 करोड़ रुपए हो गया। तो कहीं ना कहीं है। अरे भाई, अभी चार्जशीट ही नहीं हुई, सीबीआई तो अभी पहले अपना फाइल भी नहीं खोली, मीडिया में पूरा चला रहे, अरे ये ऐसा हो गया, ये एंटी नेशनल है, इतने पैसे फलां से आए, इसको वहां से आए, यहाँ से आए। ये सब किधर जा रहा है, ये किधर जा रहा है, मुल्क को किधर ले जा रहे हैं लोग जी, ये समझने की जरूरत है। ये देखो, आज मुसलमान, ईसाई, अब बुद्ध की लाइन, बुद्ध आ गया, अब आ गया चल के सिख भी आ सकता है, वो भी आ सकता है। तो ये मैं इससे पहले भी ये बात आपसे कह चुका हूँ कि ये लोग मुल्क में बदअमनी फैलाना चाहते हैं। ये लोगों को जो है सिर्फ इख्तिदार चाहिए, और इख्तिदार में भी ये लोग जिस किस्म से समाज को बांटने का जो काम कर रहे हैं, तो मैं ये जो तनाजा बनाया गया, तनाजा सरकार की तरफ से बनाया गया, वरना ये बात होती, ठीक है भाई, वो लोगों ने फाड़ दिया होगा, कर दिया होगा, गिरफ्तारी नहीं होती, उस वक्त लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती, मुकदमा नहीं दाखिल करते, तो ये इशू बनता ही नहीं था। ये आमदन एक इशू बनाया गया, आई नो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इसको इशू बनाया गया, बना के इसको कहा कि अरे इससे तो मुसलमान, क्योंकि आप जैसा अभी बता रहे थे कि मुसलमानों का जो ईमान का एक सबसे अहम तरीन जूस है जी, यानी हुब्बे नबी, यानी अपने नबी से मोहब्बत जी, बेशक इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। आपने कहा कि रेड लाइन है, बिल्कुल रेड लाइन है, उनको मालूम है ये जज्बाती इशू है, ये जज्बाती इशू में ये सारे मुल्क में ये लोग भड़केंगे, और हमारे लिए यानी एक ईंधन तैयार हो जाएगा। हम इसके जरिए हमारी जो खिचड़ी बनानी है, समाज को बांटने की जो खिचड़ी है, वो तैयार हो जाएगी, और बिहार में इसका हम तजुर्बा करके दिखाएंगे। ये पूरा एक मंसूबा है, और मैं समझता हूँ कि इसको हम सबको, और आप देखिए इनके साथ कोई मेजॉरिटी नहीं है, ये हम अक्सर ये समझते हैं कि मीडिया, सोशल मीडिया, इनका IT सेल, ये देते कि सारे हिंदू इनके साथ है, कोई नहीं है, सिर्फ 5 या 10% हिंदू भी नहीं है इनके साथ जी, क्योंकि अब हिंदू भी वाकिफ हो गया किस तरीके से ये बेरोजगारी। अब देखिए लद्दाख में क्या मामला चल रहा है जी, लद्दाख का जो मामला चल रहा, जो एक मूवमेंट जो चल रहा था जी, 5 साल से जो मूवमेंट चल रहा था, वो एकदम वायलेंट क्यों हो गया? भयानक बेरोजगारी, क्या करेगा बेरोजगारी करके? और ये लोग जिस तरीके से हमारे हिंदू नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को रौडी बना के, उनको किस्म का मवाली बना के इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हारी जो है ये घुसपैठा है, ये तुम्हारा जो है मुलाजिमत खा रहा जी। मैं परसों भी आपको आदर्श शुमार दे रहा था, आदर्श शुमार और बढ़ गए, लोग बताया कि भाई आप 33 लाख की बात कर रहे हैं वैकेंसीज की, उससे कहीं ज्यादा है जी जी। आज BSNL की सालगिरह मनाए, आप देखिए, हाँ जी, BSNL है आज आपके स्टूडियो के पीछे एक भूत बंगला बना हुआ है,
BSNL का जो है जी हाँ, टेलीफोन एक्सचेंज, बिल्कुल। बूथ बंद। आप एक सुबह में जाके देखिए, रात में तो पूरा बूथ ही बूथ रहता, सुबह में बिल्कुल। जाके देखिए चार मीनार के पास जो है BSNL तारीखी तौर पर जो बनाया गया, हाँ, क्योंकि ये तबाह कर दिए, ये पूरे सिस्टम को तबाह कर दिए। ये जो है रेलवे को जो है प्राइवेट कर रही है, LIC को प्राइवेट कर रही है, डिफेंस की कंपनियों को प्राइवेट कर दे रही है। जितने असासे कौम के लिए बनाए गए थे वो सारे असासे ये लोग जो है अपने मनपसंद जो है ताजरों को या सनतकारों को दे दे रहे हैं। जी। अब देखिए दरभंगा के पास इतनी बड़ी वो बेगा जमीन, और मुझे उसके नहीं मालूम है बेगा कितना होता है, कितने एकड़ होता है, मुझे एकड़ मालूम है, गज मालूम है। तो खुद सुप्रीम कोर्ट के जज ताज्जुब कर रहे थे, इतनी बड़ी जमीन। आसाम के अंदर थर्मल पावर पैदा करने के लिए 5 मुसलमानों के गांव पूरे निस्तो नाबूद कर दिए गए। कोई है बोलने वाला? जी। अब तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब बहुत हो चुका। अब अपने हक के लिए, अपने दस्तूर के लिए यकीनन हमको जितनी भी हमारी जो मामलात होती हैं, हम इसको यकीनन कानून के दायरे में रह के, दस्तूर के दायरे में रह के, अब इन लोगों को ऐसी जद्दोजहद की जरूरत है जैसा हमने अंग्रेजों से आजादी हासिल करने के लिए जिस तरह जद्दोजहद की थी। मैं समझता हूँ कि उसी नोयत की जद्दोजहद की हमको जरूरत है। भाई साहब, जमहूरी हुकूक के लिए यानी इसमें हर किसी की शमूलियत लाजमी होती है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, और किसी के भी हुकूक अगर तल्फ होते हैं तो सभी को जो है उसका दर्द होना चाहिए। और मैं जानना चाहूँगा, बिहार की हमारे सामने बात सामने है जहाँ अब इंतखाबात होने जा रहे हैं, सीमांचल का इलाका, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से वहाँ के मसाइल को, वहाँ के यानी पसमानदगी को उठाते रहे हैं, बीजेपी को तो छोड़ दें आप, लेकिन खुद वहाँ की जो पार्टियाँ जो वहाँ के लोगों से वोट लेते रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या इनका भी रोल रहा है? आज भी वो इलाके जो है पसमानदगी से दो चार हैं, कौन उनकी बात करेगा, कौन उनके मुद्दों को जो है उठाएगा? और फिर ये जो सेकुलर पार्टियां या फिर जो गैर बीजेपी पार्टियां जो वहां से वोट लेती हैं, उनका जो किरदार है, जो भी वहां की रीजनल पार्टियां भी हैं, क्या किरदार है? इस हवाले से मैं जानना चाहूंगा आपसे, जबकि माहौल देखें पड़ोसी रियासत में किस तरह का बनाया जा रहा है, फिर वही फिरकावारियत है। जी भाई साहब। अब देखिए, हमारा जो मुल्क है वो एक वेलफेयर स्टेट है जी। वेलफेयर स्टेट में सियासी जमातें डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए काम करती हैं, आगे बढ़ती हैं, और इनका बुनियादी जो मकसद होता है वो अवाम की भलाई के लिए होता है। लेकिन अब ऑफलेट समझिए 2000 के बाद से जो कुछ सिचुएशन जो सामने आई है, वाजपेयी साहब के बाद या फिर उसके बाद जो सिचुएशन सामने आई है, उसमें ये हो रहा है कि सियासी जमातों का वाहिद मकसद किसी ना किसी तरीके से इख्तिदार हासिल करना है, यानी जो भी हो, कि भाई वोट चोरी हो, इलेक्शन वो हो, या फिर झूठे वादे हो। अब देखिए कांग्रेस ने कितने झूठे वादे किए। खुद तेलंगाना की बात करता हूँ मैं। जी। तेलंगाना में आप भी जो है काफी जो है नजर रखते हैं इसमें, कितने वादे किए गए थे कि भाई वो कल्याण लक्ष्मी और क्या है शादी मुबारक के लिए 1 तोला सोना भी देंगे बोल के। जब सोना जो है 60,000 रुपए कुछ था या 58,000 रुपए कुछ था, जी हाँ, अब जाके वो 1,15,000 हो गया। बिल्कुल। कहाँ से देंगे? पेंशन में इजाफा करेंगे। अब आप अपने प्रोग्राम में, इतवार के प्रोग्राम में, कितने बच्चे स्कॉलरशिप के लिए करते हैं, करते हैं, बच्चे फीस रिइंबर्समेंट के लिए करते हैं, कितने बच्चों की जो है सर्टिफिकेट कॉलेज फीस पेमेंट नहीं होने की वजह से। तो ये देखिए, बता रहा हूँ, ये कांग्रेस में कोई, देखिए अपोजिशन में कोई दूध की धुली भी नहीं है। लेकिन अब मकसद, अब यहाँ जो मामला है, ठीक है, इन्होंने भी पूरी तरीके से, अब यह जो मामला हुआ वो विचारधारा का मामला आ गया। विचारधारा जो है, एक मुल्क दो नजरियात के अंदर अब इस वक्त कशमकश है। एक नजरिया जो हिंदुत्व का नजरिया हो गया, दूसरा जो है दस्तूर के मुताबिक सेकुलरिज्म का जो नजरिया। खैर ये सेकुलरिज्म बोल के हमको बताने के लिए है, ये हकीकी तौर पर कोई सेकुलरिज्म नहीं है। और सीमांचल के हवाले से आपने बात की, मैं सीमांचल के हवाले से मैं बात करता हूँ। मैं कई बच्चों से मिला हूँ जो बिहार के बच्चे हैं, जो सीमांचल के इलाके के बच्चे हैं, फिर कुछ वालिदैन भी हैं जो हैदराबाद में मामूली मुआवजे पे काम कर रहे हैं, मामूली मुआवजे पे जी, क्योंकि उन लोग वहाँ पे हमारे गांव में कुछ सहूलत ही नहीं है। और मैं एक बार उस इलाके की तरफ गया था, वहां से बंगाल को भी जाना था, वहां देखा मैं कि वहाँ जो पसमानदगी का अंदाजा, मैं समझता हूँ कि आप तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के किसी, ये कर्नाटक के किसी भी गांव जाइए, इतनी पसमानदगी नहीं देखेंगे आप। मर्द आदमी के पास एक लुंगी होगी और एक वो चहलवारी बोल के कपड़ा था, हरक से भी बिल्कुल एक कमजोर किस्म का कपड़ा रहता, उसका आधा खमीज रहता, वो निमस्तिन बोलते उसको शायद, पता नहीं, वो पहन के रहता, एक टोपी रहती उसकी, यानी उससे बढ़ के नहीं रहती, उसकी असासा वही है, 1 या 2 लुंगियां। जी। और औरत
औरत के पास एक ही साड़ी रहती है। और इस मुश्किल के हालात उन लोगों के, और पीने का नजम, पानी, कुंटे का पानी जानवर भी पीता, इंसान भी पीता, वही सब इस्तेमाल होता पानी जी उनका। जी जी। और उनके लिए कोई इंडस्ट्री नहीं है, उनके बच्चों के लिए कोई एजुकेशन, तालीम के लिए कुछ नहीं है उनके लिए। वो दूर जाना पड़ेगा उनको, वो पानी से पार होके जाना, समंदर के वो मतलब जो नदी है या तालाब के कुंटे हैं वहाँ देखिए वहाँ की जो हालत है, तो आप देखिए उसकी। तो ये इस तरीके से, अब देखिए बिहार में काफी अर्से तक सेकुलर पार्टियां रही हैं। जी जी। तो अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आवाज उस पर उठा रहे हैं, वहां पर जो जिस तरह से उनका दौरा चल रहा है और हमेशा रहा है, तो इस पर भी जो है सवालात खड़े किए जाते हैं। नहीं देखिए, सवालात तो उठते रहेंगे, ऐसा नहीं है। देखो, सवाल करने वाले सवाल करते हैं, ठीक है, उनके पास उसकी दलीलें भी रहती होंगी। लेकिन अगर हम यही इनके सवालात क्या, इनको जवाब देने के लिए एक बाकायदा एक इलेक्शन कमीशन की रजिस्टर्ड पार्टी है, एमआईएम जो है एक रजिस्टर्ड पार्टी है, अगर आप उनको ही जवाब देते बैठेंगे तो उलझ के रह जाएंगे। जी जी, बता रहा हूँ मैं, यही वजह है कि बस ठीक है अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। जी जी, बीजेपी को हराना है, नजरियाती तौर पर हराना है। बीजेपी को जो हराने का जो मकसद है, इस मुल्क के दस्तूर को बचाने के लिए, इस मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए, इस मुल्क की जो समाजी ताने बाने हैं उसको बचाने के लिए बीजेपी को शिकस्त देना है, ये उनका नजरिया है। और साथ ही उस पसमानदगी को, उस इलाके की जो पसमानदगी है जी, बल्कि आप, मैं समझता हूँ कि आगे आप उसके वेस्ट बंगाल का बॉर्डर भी मिलता, वहां भी यही सूरत हाल है। मुर्शिदाबाद वगैरह ये जो इलाके हैं, इतने पॉपुलेट, मुझे ताज्जुब होता है, इतने मुसलमानों की इतनी तादाद, गांव का गांव मुसलमान, मगर देखो तो अरे मुल्ला भाई, किसी के पास ना सलीके की कोई कपड़े, ना सलीके का कुछ चीज, रहन। और पसमानदगी, जब इंसान की जो पसमानदगी, जब माशी पसमानदगी हो जाती है जी, तो अल्टीमेटली उसके साथ ही सोशल यानी समाजी पसमानदगी भी आ जाती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, उसके रवैये में। तो ये रिलेटेड है भाई साहब। बिल्कुल, मैं आपसे 1 मिनट है हमारे पास, जानना चाहूंगा कि अब बिहार के इंतखाबात के आते आते हमको क्या क्या देखना पड़ सकता है जो पड़ोसी रियासत में चल रहा है, मैं जानना चाहूंगा आपसे। बिल्कुल 1 मिनट है भाई साहब जी। देखिए, ये किसी भी हद तक ये जा सकते हैं, बल्कि मैं इससे पहले भी आपको एक बात कर चुका हूँ। आप सत्यपाल मलिक का एक इंटरव्यू शाया करे थे जी जी, बल्कि उन्होंने इंतकाल से पहले दिल्ली के एक हॉस्पिटल में थे, उनके बेडरूम से भी आप एक बात लिए थे जी जी। तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं नहीं कहूंगा पुलवामा या पहलगाम बोल के नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन उनके नजरों में सत्यपाल मलिक, मैं तो खैर उनके लिए मेरी जो भी खैर उनकी यानी आत्मा को शांति दे, भगवान से यही मेरी है। उन्होंने जो बात कही थी कि ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि ये कौम के सच्चे बहीखानी है ये, और इनका हमारे पड़ोसियों की इस्टेब्लिशमेंट के साथ काट झाट बनी हुई है। उन्होंने कहा था ये बात, मैंने कहा, मैं बता रहा हूँ। तो ये आप किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए सारी कौम को, खासकर जर्नलिस्टों को भी, और जो साहिब राय लोग होते हैं उनको जहनी तौर पर तैयार रहने की जरूरत है कि बिहार इलेक्शन को जीतने के लिए किसी भी हद तक कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, हम यही दुआगो हैं और यही नेक तमन्ना रखते हैं और ख्वाहिशमंद हैं कि हर नफ़रत फैलाने वालों की नफ़रत से हमारे देश को जो है ऊपर वाला रब जो है महफूज रखे। बहरहाल इनके जितने भी ऐसे अगर मंसूबे हैं नाकाम, यानी नामुराद मैं कहूँगा और नापाक मैं कहूँगा, तो वो नाकाम हो जाएं। यकीनन इसके लिए सबको जो है मुत्तहिद होना होगा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, हमारी एकता को बचाने के लिए यकीनन हम सब को के इत्तेहाद की ज़रूरत है। और कोई नफ़रत फैलाता है तो समझ जाएं कि वो देश का दुश्मन है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने वक्त दिया। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।